of your chapter Heredity and Evolution. तो अभी हम यहाँ पे सेशन नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं in which we are going to discuss about important terms used in heredity. Obviously जो heredity and evolution चैप्टर की जब हम बात करते हैं तो काफी सारे ऐसे टिपिकल वर्ड्स हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता होता. एग्जाम्पल के लिए चैप्टर नेम ही ले लो, heredity and evolution. हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के बारे में भी यदि हम समझें तो उसमें भी हमें ऑब्वियसली टाइम लगता है समझने में, क्योंकि हेरिडिटी क्या होती है, इवोल्यूशन क्या होता है, सिर्फ वर्ड्स को देख के हम डिसाइड नहीं कर सकते. तो सेशन नंबर 1 में मैंने आपको हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के बारे में डिटेल में समझाया था. तो अभी हम हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में जो भी टिपिकल वर्ड्स यूज होते हैं, जो भी हम नॉर्मली इस चैप्टर में वर्ड्स यूज करते हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे, उनकी डेफिनेशंस के बारे में स्टडी करेंगे. So let's start our chapter with gene. Actually, gene is a functional unit of heredity present on chromosomes of cell nucleus. जीन क्या होती है? हेरिडिटी की जो फंक्शनल यूनिट होती है वो जीन होती है, जो कि क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट रहती है. और क्रोमोसोम्स कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा? सेल न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहेगा. अब बताती है जो जीन है वो फंक्शनल यूनिट क्यों होती है? एक्चुअली आई एम टेलिंग यू. एक्चुअली जो कैरेक्टर्स इनहेरिटेड किए जाते हैं, दैट इज जो कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस होता है, वो कैरेक्टर्स जीन्स के थ्रू ही एक पेरेंट से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं. क्लियर? पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं वो जीन डिसाइड करता है. इसीलिए जीन क्या हुई? एक फंक्शनल यूनिट हुई. क्लियर? सो जीन इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स ऑफ सेल न्यूक्लियस. क्लियर? It is composed of DNA and codes for one polynucleotide. ये क्या होते हैं? DNA obviously इसमें क्या रहता है? It is composed of DNA. वो DNA से बनी होती है, DNA उसमें present रहता है and codes for one polynucleotide. और इसमें polynucleotide भी present रहते हैं. Clear? It determines a particular character. मैंने बताया ना आपको, पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन जो भी कैरेक्टर और आई मीन टू से ट्रांसफर होते हैं, जितने भी कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होता है वो जीन ही डिटरमाइन करती है. क्लियर? तो समझ में आपको जीन क्या होती है? फर्स्ट, इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स ऑफ सेल न्यूक्लियस. सेकंड, इट इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड कोड्स फॉर वन पॉलीन्यूक्लियोटाइड. एंड थर्ड, इट डिटरमाइंस अ पर्टिकुलर कैरेक्टर. क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा एलएलए. एलएलए क्या होता है? वन ऑफ द डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ पर्टिकुलर जीन. कोई भी जीन है उसकी जो डिफरेंट फॉर्म्स होंगी, ठीक है, उन्हीं को हम एलएलए बोलेंगे. लाइक हेयर कलर है, तो हेयर कलर को कौन सी जीन ट्रांसफर कर रही है, या फिर मतलब जो जीन है वो कैसे हेयर कलर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो ये जो चीजें हुई, ये जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हुए जीन्स के, उन्हें क्या बोलेंगे हम? एलएलए. क्लियर? That allele simply we can define them that one of the different forms of a particular gene. Examples, hair color. Clear? Now बात आती है जो dominant allele होते हैं वो क्या होते हैं? Okay, I'm telling you. An allele whose phenotype will be expressed even in presence of another allele of that gene. वो allele जिनका जो phenotype है, clear? जिनका phenotype है उसे हम एक्सप्रेस कर सके इवन इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर एलील ऑफ दैट जीन. दैट इज उसी जीन का एक दूसरा एलील की प्रेजेंस में भी यदि हम किसी एलील को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं तो वो क्या होगा? डोमिनेंट एलील. क्लियर? एन एलील whose phenotype will be expressed even in the presence of another allele of that gene is called dominant allele. It is represented by a capital letter, example tall. आई मीन टू से टॉल को हम टी से रिप्रेजेंट करें, कैपिटल टी से. ऐसे ही हम जो एलएलए है उसे डिटरमाइन करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं. सिंपल है कि यदि आपको एक शॉर्ट टी दिया हुआ है, एक कैपिटल टी दिया हुआ है, दैट इज एक स्मॉल नंबर टी दिया हुआ है, एक कैपिटल टी दिया हुआ है. जो कैपिटल टी होगा वो रिप्रेजेंट करेगा डोमिनेंट एलएलए को. दैट इज जो डोमिनेंट है, दैट इज जिसकी पावर हायर है. क्लियर? तो डोमिनेंट एलएलए क्या हुआ? एन एलएलए whose phenotype will be expressed even in the presence of another allele of that gene. क्लियर? अब बताती है रिसेसिव एलएलए. अभी हमने डोमिनेंट एलएलए पढ़ा, तो रिसेसिव क्या होगा? डोमिनेंट जिसकी पावर ज्यादा थी, रिसेसिव जिसकी पावर कम होगी. पावर से मतलब है that an allele which gets masked in the presence of dominant allele and can only affect the phenotype in the absence of a डोमिनेंट जीन. दैट इज कोई भी एलील. क्लियर? कोई भी एलील जो मास गेन कर लेता है इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट एलील. दैट इज यदि सपोज करो
एक ट्रेट है हमारे पास, आई मीन टू से एक है हमारे पास हाइट जो कैपिटल एच है और एक है जो स्मॉल एच है। तो जो एलएलए फॉर्म होगा वो उसमें डोमिनेंट एलएलए को क्या हुआ कैपिटल एच, रिसेसिव एलएलए क्या हुआ स्मॉल एच। तो स्मॉल एच जो है वो मास्क हो जाएगा, दैट इज जो स्मॉल एच है उसकी एग्जिस्टेंस नहीं रहेगी और जो नेक्स्ट जनरेशन होगा उससे क्या गेन होगा, उससे कैपिटल एच गेन होगा। क्लियर? दैट इज जो डोमिनेंट एलएलए है उसकी प्रेजेंस में रिसेसिव एलएलए की पावर कम हो जाती है, वो आई मीन टू से हाइड कर लिया जाता है, जबकि जो डोमिनेंट एलएलए है उसकी पावर बढ़ जाती है, उसको सारा इंपोर्टेंस दे दिया जाता है। क्लियर? तो रिसेसिव एलएलए क्या हुआ, एन एलएलए व्हिच गेट्स मार्क्स इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट एलएलए एंड कैन ओनली अफेक्ट द फिनोटाइप इन द एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट जीन। क्लियर? पहली बात तो वो जो डोमिनेंट एलएलए है उसकी प्रेजेंस में हाइड हो जाता है, उसको मास्क कर दिया जाता है, लेकिन फिनोटाइप को वो कब अफेक्ट कर सकता है, सिर्फ तभी जब डोमिनेंट एलएलए या डोमिनेंट जीन प्रेजेंट ना हो। जैसे स्मॉल टी इज से हम रिप्रेजेंट करते हैं रिसेसिव एलएलए को। जब आगे एग्जांपल्स आएंगे मेंडल्स की लॉ के अकॉर्डिंग, वो हम आपको आगे समझाएंगे कैसे रिसेसिव और डोमिनेंट एलएलए का वर्क होता है। क्लियर? तो अभी के लिए आप समझ गए डोमिनेंट जिसकी पावर ज्यादा हो और रिसेसिव जिसकी पावर कम हो। क्लियर? तो समझ में आया डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलएलए। अब होता है जीनोटाइप क्या होता है। इट इज द जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल का जो जेनेटिक कंपोजिशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। क्लियर? दैट इट इज द जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ एन इंडिविजुअल। जीनोटाइप के बाद वर्ड आता है हमारा फिनोटाइप। Phenotype is expression of genotype which is an observable and measurable characteristics. जो phenotype होता है वो भी क्या होता है, जीनोटाइप का एक एक्सप्रेशन होता है जिसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और मेजर कर सकते हैं। क्लियर? दैट द एक्सप्रेशन ऑफ द जीनोटाइप which is observable and measurable characteristics is called phenotype. Clear? So the next thing is that Punnett square. तो पनेट स्क्वायर का क्या होता है, एक्चुअली द प्रोबेबिलिटी डायग्राम इलस्ट्रेटिंग द पॉसिबल ऑफस्प्रिंग्स ऑफ मैटिंग। आई मीन टू से पनेट स्क्वायर के थ्रू हम ये बता सकते हैं कि जो पॉसिबल ऑफस्प्रिंग्स हैं वो क्या फॉर्म होंगे, दैट इज एक मेल और फीमेल। क्लियर? उनके बीच में रिप्रोडक्शन हुआ तो उन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे एक हम प्रोबेबिलिटी डायग्राम ड्रॉ करते हैं जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि जो उनका ऑफस्प्रिंग होगा उसके क्या क्या कैरेक्टर्स होंगे। क्लियर? तो उसको क्या बोलेंगे, उसको डिसाइड करने के लिए जो डायग्राम यूज करते हैं उसी को हम पनेट स्क्वायर बोलते हैं। तो क्या होता है पनेट स्क्वायर, अ प्रोबेबिलिटी डायग्राम इलस्ट्रेटिंग द पॉसिबल ऑफस्प्रिंग्स ऑफ मैटिंग इज कॉल्ड पनेट स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट टर्म आता है हमारा क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, अभी जब मैं आपको जीन्स के बारे में स्टडी करा रही थी तो मैंने ये भी बताया था ना कि जो जीन्स है वो क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट रहती हैं। एक्चुअली क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, अ लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर इन अ न्यूक्लियस। क्रोमोसोम्स जो होते हैं रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं न्यूक्लियस में। इट अपीयर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन एंड इज थॉट टू कैरी जीन्स। ये जब सेल डिवीजन होता है तब हमें दिखाई देते हैं। इनका मेन पर्पस क्या रहता है, ये ही जीन्स को कैरी करते हैं। बताया था ना कि जो जीन्स है जो फंक्शनल यूनिट होती है हेरिडिटी की, उन्हें कैरी कौन करते हैं, उन्हें कैरी क्रोमोसोम्स करते हैं। क्लियर? सो क्रोमोसोम्स क्या हुए, फर्स्ट along rod-like structure in a nucleus, and also chromosomes appears during cell division and is thought to carry genes. Clear? Now it's time to think about hybrid. Hybrid क्या होता है? Hybrid क्या होता है? Actually, an individual having two different allele for the same trait. कोई भी इंडिविजुअल जिसमें दो डिफरेंट एलेलेस प्रेजेंट होंगे एक ही ट्रेट के लिए, उस इंडिविजुअल को हम हाइब्रिड बोल सकते हैं। क्लियर? दैट एन इंडिविजुअल हैविंग टू डिफरेंट एलेलेस फॉर द सेम ट्रेट इज कॉल्ड हाइब्रिड। क्लियर? व्हाट इज हाइब्रिड? एन इंडिविजुअल हैविंग टू डिफरेंट एलेलेस फॉर द सेम ट्रेट इज कॉल्ड हाइब्रिड। नाउ द थिंग इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस कौन से होते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझने के लिए सिंपल सा है, दैट हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस इन विच इनहेरिटेंस ऑफ ओनली वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज स्टडीड। मोनोहाइब्रिड क्रॉस कौन से होंगे? वो हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक पेयर है उसी के कैरेक्टर्स की जो इनहेरिटेंस है उसे स्टडी किया जाएगा, उसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। क्लियर? That is a hybridization cross in which inheritance of only one pair of contrasting characters is studied is called
म्यूटेशन क्रॉस जिसमें सिर्फ एक पेयर जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं उनके एक पेयर के इनहेरिटेंस की स्टडी होगी, उसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। अब बात आती है ऑब्वियसली मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या रहता है, हाइब्रिडाइजेशन अकर्स इन विच इनहेरिटेंस ऑफ ओनली वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, क्लियर। बट जो मोनोहाइब्रिड है उसके बाद टर्म आता है हमारा डाइहाइब्रिड क्रॉस, क्लियर। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होती है, अ क्रॉस इन विच इनहेरिटेंस ऑफ two pair of contrasting characters is studied simultaneously. That is monohybrid में क्या हो रहा था, सिर्फ एक पेयर contrasting characteristics के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। डाइहाइब्रिड में क्या होता है, यहाँ पे दो पेयर contrasting characters के बारे में स्टडी की जाती है, क्लियर। तो a cross in which inheritance of two pairs of contrasting characters is simultaneously studied is called dihybrid cross, clear. So the next thing is that homozygous. Homozygous क्या होते हैं, a condition in which an individual possesses a pair of identical genes controlling a given character and will breed true for this character. वो कंडीशन जिसमें कोई भी इंडिविजुअल क्या करता है, एक आइडेंटिकल पेयर ऑफ जीन रखता है जो किसी भी गिवन कैरेक्टर को कंट्रोल करके रखती है और उनकी जो ब्रीडिंग होती है वो ट्रू होती है उस कैरेक्टर के लिए, तो उस कंडीशन को क्या हम बोलेंगे, होमोजाइगोस, क्लियर। That a condition in which an individual possesses a pair of identical genes controlling a given character and will breed true for this character. Example के लिए आप ले सकते हो occurrence of two identical alleles for tallness in AP1 tall pea plant. जो AP1 tall pea plant होगा वहाँ पे जो tallness है उसकी जो occurrence है, clear, वहां पे टू आइडेंटिकल एलेल्स प्रेजेंट रहेंगे, क्लियर। तो ये हो गया इसका एग्जांपल होमोजाइगोस का। इसके बाद आता है हेटेरोजाइगोस। अब होमो में क्या था कि जो आई मीन टू से आइडेंटिकल जीन्स के बारे में वहां पे स्टडी की जाती थी। यहाँ पे क्या है, एंड कंडीशन इन विच एन इंडिविजुअल हैज अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग जीन्स for any one character and will not breed true for this character. वहाँ पे क्या था, वहाँ पे आइडेंटिकल जीन्स की बात हो रही थी और वहाँ पे जो ब्रीडिंग है वो ट्रू हो रही थी उस कैरेक्टर के लिए। जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो कंडीशन जहाँ पे जो इंडिविजुअल है वो क्या रखता है, एक पेयर कंट्रास्टिंग जीन्स का रखता है, क्लियर। कंट्रास्टिंग जीन्स दैट इज एक यदि डोमिनेंट है तो दूसरी रिसेसिव होगी, क्लियर। दो कंट्रास्टिंग जीन्स रखता है और जो कैरेक्टर्स होते हैं उसके वो truly breed नहीं करते, clear। That a condition in which an individual has a pair of contrasting genes for any one character and will not breed true for this character will be called heterozygous condition, clear। So the thing is, example, actually existence of dominant and recessive alleles in F1 hybrid tall pea plant is an example of heterozygous। क्या होता है, जो F1 हाइब्रिड टॉल पी प्लांट है उसमें डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों ही एलील्स की एग्जिस्टेंस देखने को मिल सकती है, तो वो कंडीशन किसकी हो गई, हेटेरोजाइगोस की, क्लियर। सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट प्रोजेनी, और वी कैन से प्रोजेनी। तो प्रोजेनी क्या होता है, अ डिसेंडेंट और वी कैन से ऑफस्प्रिंग एज अ डॉटर ऑर्गेनिज्म। जो डॉटर ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हीं को हम प्रोजेनी बोलते हैं, क्लियर। ऑफस्प्रिंग एज अ डॉटर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड प्रोजेनी। दैट इज जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो डॉटर न्यूक्लियाई है, जो डॉटर ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुए हैं उन्हीं को हम हेरिडिटी की फॉर्म में प्रोजेनी बोलते हैं, क्लियर। सो नेक्स्ट इज गैमेट्स। गैमेट्स क्या होते हैं, ये तो मैं ऑब्वियसली आप हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस वाले चैप्टर में काफी अच्छे से स्टडी कर चुके हो। गैमेट्स क्या होते हैं, these are the reproductive cells containing only one set of dissimilar chromosomes। जो गैमेट्स होते हैं वो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं जिनमें सिर्फ एक सेट प्रेजेंट रहता है क्रोमोसोम्स का जो डिसिमिलर होता है, क्लियर। That reproductive cells containing only one set of dissimilar chromosome is called gamete, clear। So it's time for challenging question mark and today's question is what factors could lead to rise of a new species। क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एक न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हो सकता है। And the answer start now। 1 2 3 4 5 time's up। So have you answered this in your mind? Let's check out। Actually, genetic drift and natural selection could lead to rise of a new species। यदि कोई जेनेटिक ड्रिफ्ट हो रहा है या फिर नेचुरल सिलेक्शन है तो ये दोनों क्या कर सकते हैं, ये किसी भी न्यू स्पीसीज के होने को
वायरमेंट से लीड कर सकते हैं, इनकी वजह से कोई भी न्यू स्पीसीज अराइज हो सकती है. क्लियर दैट साइनेटिक ड्रिफ्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन कुड लीड टू राइज ऑफ अ न्यू स्पीसीज. So what did we learn today? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने स्टडी किया about some important terms related to heredity and their definitions. In next chapter we are gonna, I mean to say next session, we are gonna discuss more about this chapter. Till then, good luck.